41st क्लास ऑफ फिजिक्स क्रैश कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या शुरू किया था? थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था। थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने क्या शुरू किया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हमने शुरू किया है। तो मैंने क्या कहा था कि व्हाट आर द डिफरेंट पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो डिफरेंट पास्टुलेट्स बताए थे, और डिफरेंट पास्टुलेट्स बताते हुए मैंने एक आपके पास पास्टुलेट बताया था, एक अजम्पशन बताई थी कि व्हाट वाज दैट बिटवीन द two successive collision a molecule travels in a straight line with uniform velocity, average velocity through which the molecules move freely between successive collision is called mean free path। और क्या बताया था वो mean free path? that is equal to lambda is equal to 1 by root 2 pi d square into small n। this is very important। what is here? D is the diameter of the molecule, n is the number of molecules per unit volume, और जिसको मैंने क्या लिख लिया था, that is equal to v upon root 2 pi d square into n। और फिर मैंने v को क्या लिख लिया था, mu r t upon root 2 pi d square into n। क्योंकि pv is equal to mu rt, तो v can be written as mu rt upon p। क्लियर? तो दिस इज व्हाट्स अबाउट आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और म्यू क्या है आपके पास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू क्या था, एवोगैड्रो नंबर। ये किसके बराबर था? दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और फिर आपको क्या कह दिया था, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और म्यू इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एन अपॉन एन ए। और म्यू क्या है आपके पास, म्यू इज आल्सो इक्वल टू द मोलिकुलर वेट divided mass divided by molecular weight। this is also equal to the mass divided by molecular weight। और mass क्या है, small m into capital N, that is divided by molecular weight। small m is the mass of each molecule, n is the number of molecules। these are very important। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको मैंने क्या कहा था, गैस कांस्टेंट बाय दिस एवोगैड्रो नंबर, इसको मैंने क्या लिख लिया था, आई हैव रिटन इट, दैट इज इक्वल टू म्यू के टी अपॉन, सॉरी दिस इज नॉट म्यू, दिस इज दिस कैपिटल एन अपॉन म्यू, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज के टी रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। तो आपने मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर क्या याद रखना है आपने, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और आपने क्या याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मास मींस total mass means mass of each molecule multiplied by total number of molecule। तो बच्चों आप यहीं पे ये मिस्टेक इन यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए मास ऑफ ईच मोलिक्यूल, टोटल मास, मोलिकुलर वेट, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मास ऑफ ईच मोलिक्यूल स्मॉल एम, टोटल मास क्या है आपके पास, क्या है टोटल मास, वो किसी चीज से भी डिनोट किया हो सकता है। मोलिकुलर वेट मोस्टली कैपिटल एम से डिनोट किया होता है। तो आपने इस चीज को जरूर ख्याल रखना है। फिर मैंने कहा था कि when these molecules are colliding with each other and also with the walls of the container, they are exerting equal pressure, and pressure exerted by these molecules on the walls of the container किसके बराबर बताया था, P is equal to 1 by 3 m n c square divided by v। वहां पे स्मॉल m क्या था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, c क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v क्या था, वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल। और मैंने क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल is negligible
एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल को ही क्या ले, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही क्या कहा था कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल। फिर इसको मैंने क्या लिख लिया था 1/3 m into n को क्या लिख लिया था कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द टोटल मास, कैपिटल M c स्क्वायर बाय v। कैपिटल M बाय v को क्या लिख लिया था दैट इज रो। तो 1/3 रो c स्क्वायर। तो यहीं से मैंने क्या कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बाय v। यहीं से आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एवोगैड्रोस लॉ, सभी लॉज आप डिराइव कर सकते हो इसी इक्वेशन से। यहीं से आप गैस इक्वेशन लिख सकते हो। व्हाट इज दैट, PV इज इक्वल टू म्यू RT। देखो गैस इक्वेशन क्या है, दिस इज PV इज इक्वल टू म्यू RT। हियर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स और दिस कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल टू NKT, where n is the number of molecules। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखी जाएगी NKT। दिस इज द गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस। क्लियर। तो आपके पास 5-7 पॉइंट बता रहा हूं, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का, मल्टीपल चॉइस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रियल गैस के लिए ये है, आइडियल गैस के लिए क्या है। आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू म्यू RT, इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर आइडियल गैस, बट दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। दीज गैसेस जो आइडियल गैसेस है ओबे दी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवं सभी लॉज आपके पास जो वैलिड है ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए हैं। रियल गैसेस आर नॉट ओबेइंग दीज लॉज। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature, pressure, volume, mass and their volume V and pressure is, उनके वॉल्यूम क्या होता है V होता है, प्रेशर क्या होता है P होता है। लेकिन रियल गैस में एक्चुअली वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हम लेते हैं उससे वॉल्यूम कम होता है। वो कितना होता है V माइनस B होता है। और प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो कितना होता है P प्लस A बाय V स्क्वायर होता है। Here A and B are known as van der Waals इक्वेशन। और जो हमारे पास आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है PV इज इक्वल टू म्यू RT, आपके पास जो रियल गैस के लिए इक्वेशन होती है उसे van der Waals इक्वेशन कहते हैं। क्या होती है, P में क्या ऐड हो गया A अपॉन V स्क्वायर, और प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम में भी ऐड हो जाएगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। आइडियल गैस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन रियल गैस में क्या है, स्पेसिफिक हीट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर होती है, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है म्यू CV dt होती है। लेकिन रियल गैस में जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो किसके बराबर होती है CV dt प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू dV होती है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रियल गैस एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होती है। अगर कोई गैस हाई टेम्परेचर पे है, लो प्रेशर पे है तो आइडियल है, अदरवाइज एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर आपके पास दैट विल बिहेव एज ए रियल गैस। फिर सुन लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर क्या आपके पास आइडियल गैस है, उल्टा हो लो टेम्परेचर अगर हाई प्रेशर हो तो उस केस में क्या है आपके पास जो गैस होती है दैट इज ए रियल गैस। एंड जस्ट रिमेंबर कि आपके पास देयर इज ए वन टेम्परेचर जहां पे क्या है बिलो दैट टेम्परेचर आप किसी गैस को सिर्फ प्रेशर के साथ लिक्विफाइड कर सकते हो। उस टेम्परेचर को आप क्या कहें, वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। इनकी वैल्यूज भी वुड बी डॉक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट कि VC, PC, TC की वैल्यू लिखी हो सकती है। वुड बी डॉक्टर्स रिमेंबर VC इज इक्वल टू क्या होता है 3B, VC क्या होता है 3 into B, और क्रिटिकल प्रेशर PC क्या होता है A अपॉन 27B स्क्वायर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8
A/27 RB, where R is the gas constant, और क्रिटिकल टेम्परेचर को हम A/RB लिख सकते हैं। इस तरह से क्या है, तो आपके पास जस्ट रिमेंबर बच्चों, ये तीनों वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आपके पास क्रिटिकल वैन डर वाल्स कांस्टेंट की टर्म्स में आपने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यूज आपने याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैंने आपके साथ क्या कहा था कि जो C है दैट इज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मैंने क्या कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स के जितने भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स में आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करके मीन ले लें, फिर उसका अंडर रूट ले लें, उसे मैंने क्या कहा था कि दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और आपके पास यहां से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ गई थी, दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। एक मैंने आपको कहा था कि देयर आर टू मोर वेलोसिटीज, एक एवरेज वेलोसिटी होती है, और वो एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn डिवाइड बाय n है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर बाय n है, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn डिवाइड बाय n है। और एक आपके पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जिसपे वो उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड क्या है, सेम है, उसको हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कही थी। आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ गई थी, अंडर रूट ऑफ 3kT/m, और आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2kT/m, और एवरेज स्पीड क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 8kT/m। आपने इनको याद रखना है। और आपको क्या कहा था कि सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उससे कम आपके पास एवरेज स्पीड है, और सबसे कम जो आपके पास स्पीड है वो कौन सी है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। एंड रिमेंबर, जो एवरेज स्पीड है दैट इज 0.92 टाइम्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है दैट इज 0.8681 टाइम्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैंने आपको कहा है कोई भी चीज CTM, क्रैम टू मेमोरी, कोई भी चीज को क्रैम करना, क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जितनी चीजें आपको टिप्स पे होंगी उतना ही आपका टाइम सेव होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके पास मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है दैट इज 0.816 ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपको ये याद है, वहां तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट टिक कर सकते हो। अगर आपको याद है कि एवरेज स्पीड जो है 0.92 टाइम्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की रेशियो लेते हैं तो क्या आती है, √3:8/π/√2 हमारे पास, दिस इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंट स्पीड्स आ जाती है। तो इनको आपने डिफरेंट फॉर्म्स में याद रखना है। तो मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज को डिफरेंट फॉर्म में लिखा था। एक C इक्वल टू क्या आ गया था, अंडर रूट ऑफ 3kT/m। K को फिर हम क्या लिख सकते थे, R बाय गैस कांस्टेंट, जैसे लिखा हुआ है K इज R/n। तो आपके पास क्या आ गया था, अंडर रूट ऑफ 3 RT/n इंटू स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। फिर मैंने एवोगैड्रो नंबर को क्या लिख लिया था, n/μ। तो यहां से क्या आ गया था, अंडर रूट ऑफ 3 μ RT/। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपने याद रखना है। और इसको सिर्फ लिखने के लिए आपने सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है, म्यू क्या होता है, n/na, और इज इक्वल टू मास अपॉन वो मॉलिक्यूलर वेट, और एक आपने ये याद रखना है गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऊपर है। तो आपके पास इसके डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास लिखी जाएंगी। क्लियर। तो उसके बाद मैंने आई टोल्ड यू कि आपके पास जो रूट में है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी द गैस सैंपल है पर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू क्या है, 3/2kT है। तो यहां पे मैंने क्या कहा था, दिस इज नोन एज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर
and this result implies that the average kinetic energy of the gas sample is only depending upon the absolute temperature. अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों के क्या हैं, दोनों के टेम्परेचर सेम है, तो इट मीन दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल पर मॉलिक्यूल क्या है 3 बाय, दोनों की पर मॉलिक्यूल क्या है सेम होगी, उनकी रेशियो क्या होगी 1:1 होगी। क्लियर? दिस इज द, फिर मैंने आपको कहा था कि जो प्रेशर इंजेक्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दिस इज आल्सो इक्वल टू द 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डायरेक्ट इसके ऊपर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला रिवाइज किया था कि रेशियो ऑफ द रूट मीन स्केयर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दैट गैस इज इक्वल टू क्या होता है √3 बाय गामा है, और उस गामा को मैंने क्या कहा था कि दैट इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर? आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड व्हाट इज द, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आपके साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए थे। देन आई हैव डिफाइंड कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैंने क्या कहा था कि दीज आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विद विच होल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कहा था कि फॉर ए गैस सैंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F फिजिकल टू क्या है 3n-r है। व्हाट इज एयर n? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल R क्या है, रिलेशन बिटवीन देम है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए मैंने आपको क्या कहा था n1 होता है, r0 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 का मतलब बताया था कि इन दैट केस गैस सैंपल इज ओनली हैविंग, मींस मोनोटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। डायटोमिक गैस है उसके केस में n2 हो जाएगा, r1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी, और उस केस में मैंने क्या कहा था इसके पास 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और 2 क्या है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। फिर मैंने कहा था कि ट्रायटोमिक के मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे, एक लीनियर और नॉन लीनियर। मैंने कहा था मैं नथिंग इज मेंशन, हम नॉन लीनियर वाला केस लेते हैं जिसमें n3 लेते हैं, r3 लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाती है आपके पास 6 आ जाती है। और क्या कहा था 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या था कि आपके पास उस गैस सैंपल के पास 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और उस गैस मॉलिक्यूल्स के पास देयर इज ए 1 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। Then I have defined law of equipartition of energy. मैंने क्या कहा था along each degree of freedom there is a 1 kinetic energy that is half kT. Total energy possessed by the gas sample that is F by 2 kT होती है। For monatomic gas 3 by 2 kT है। जो भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में डिराइव किया है, काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया है, दैट इज ओनली फॉर, वो किसके लिए डिराइव किया है, दैट इज ओनली फॉर मोनोटॉमिक गैस। वो सिर्फ मोनोटॉमिक गैस है, वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अदरवाइज डायटोमिक गैस आती है तो उसके लिए 5/2 kT होती है। अगर उसमें सिंपल टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी हो तो हम 5/2 kT कहेंगे। अगर डायटोमिक की भी सिंपल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की हो तो वो क्या आएगी आपके पास 3/2 kT आएगी। तो मतलब डायटोमिक के गैस में 5 half kT इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक के केस में 3/3 kT होती है, मींस हाफ kT, 6 half kT इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बतलाई थी। टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज द specific heat of the gas. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade. That is called specific heat of the gas. Specific, और इसे हम क्या लिख सकते हैं H is equal to mc dt. C is the specific heat of the gas when m is taken 1 gram of, क्योंकि C क्या आ जाएगा H/m/dt, और आपके पास यहाँ पे m हम क्या ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, dt क्या है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, एक मोलर स्पेसिफिक हीट है। व्हाट इज दैट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस? amount of heat required to raise the any amount of substance through 1 degree centigrade or 1 mole of substance, that is called molar specific heat of the gas.
तो आपके पास गैसेस के केस में वी हैव डिफाइंड टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. One is the specific heat of gas at constant pressure, another is the specific heat of gas at constant volume. Clear? Specific heat of gas at constant pressure जो होती है greater than constant volume होती है. कारण इसका क्या है, जो हीट सप्लाई करती हो सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए प्रेशर के ऊपर ज्यादा हीट प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं उस केस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट लगते हैं जो हीट सप्लाई होती है वो आपके पास दो जगह यूज होती है, एक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और दूसरे से वर्क डन होता है. लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं जो आप हीट सप्लाई करते हो सिर्फ उस केस में क्या है आपके पास वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में यूज होती है. तो इसलिए आपके पास अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखने पे प्रेशर कांस्टेंट रखकर वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर तो प्रेशर कांस्टेंट रखकर आपको क्या है ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. इसलिए हमारे पास Cp क्या होता है ग्रेटर देन Cv होता है और Cp और Cv में आपके पास एक रिलेशन भी है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv? जो Cp माइनस Cv होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है R के बराबर होता है. Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू कैपिटल R और Cp डिवाइडेड बाय Cv ये किसके बराबर होता है? दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट. एंड देयर इज अ वेरी वन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन होता है? गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय r. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपने याद रखना है. तो यहां से बड़ा क्लियर है कि गामा जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है डिफरेंट गैसेस के ऊपर, मोनोटोमिक गैस है उसके लिए कुछ और होगा, डायटोमिक के लिए कुछ और होगा, ट्राइटोमिक के लिए कुछ और होगा. गामा फॉर मोनोटोमिक क्या आ जाएगा? गामा फॉर मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3 होती है. तो आपके पास मोनोटोमिक गैस के लिए गामा 5/3 आ जाएगा. डायटोमिक के केस में F क्या होती है? 5 होती है. तो गामा क्या आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा. एंड ट्राइटोमिक के केस में आपके पास F क्या है? मैंने कहा ट्राइटोमिक केस में नथिंग इज मेंशन, हम F क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा. तो यहां से आपके पास बड़ा क्लियर है कि सबसे ज्यादा जो गामा है वो मोनोटोमिक के लिए है, उससे कम क्या है? डायटोमिक के लिए है, सबसे कम गामा जो है ट्राइटोमिक गैस के लिए है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक रिजल्ट याद रखना कि फॉर मोनोटोमिक गैस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मोनोटोमिक गैस Cv जो होता है 3/2r होता है और Cp जो होता है दैट इज 5/2r होता है. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर डायटोमिक गैस के लिए Cv जो होता है 5/2r होता है और Cp जो होता है 7/2r होता है. एंड फॉर ट्राइटोमिक गैस के लिए Cv जो होता है दैट इज इक्वल टू 3r होता है और Cp जो होता है दैट इज इक्वल टू 4r होता है. दिस इज आल्सो वेरी वेरी, ये तीनों रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम जो नया पोर्शन शुरू करेंगे दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वहां पे आपकी इसकी बहुत ही यूटिलाइजेशन है. क्लियर? तो आपने ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये सब कुछ आपने याद रखना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कोई भी चीज क्रैमिंग करना विद अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैड नहीं होती है. और अब इस थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास इसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि आपके पास इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच क्या डिस्कस करती है, विच डिस्कस द ए सिस्टम a whole state can be measured in terms of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system. For example, a gas enclosed in a cylinder is called is a thermodynamic system. Taking into consideration the interaction between the system which exchange energy between the system and its surrounding, system may be divided into 3 parts. One is the open system, second is the closed system and third one is the isolated system. A system is said to be open one if it can exchange only heat, it can exchange both energy and matter
with the surrounding, that is called open system. A system is said to be a closed system if it can exchange only energy and it can exchange only energy and surrounding. Isolated system, a system is said to be an isolated system which can neither exchange energy nor मैटर विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक, जिसमें ना तो एनर्जी और मैटर एक्सचेंज हो वो आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो वो क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकें वो आपके पास क्या है, ओपन सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले हम व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस अंडर विच ये जो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल हैं, व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको हम थर्मोडायनेमिक्स वॉल्यूम कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जिस प्रोसेस के अंदर ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल चेंज करते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आपके पास कहते हैं इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या स्टेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट्स दैट टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस, with some heat mechanical work is done and with the remaining amount of heat internal energy of the system is changed। would be doctors, जितने भी आपके पास देखो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आने हैं आपके पास इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए एक क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आना ही आना है, एक क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर आना है, एक आपके पास जब हम जो थर्मोमेट्री वाला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन वहां से आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज हियर? dQ इज द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, dW इज द अमाउंट ऑफ mechanical work done, dU is the change in internal energy। here it is very important would be doctors, अगर किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करते हो तो इट मीन्स दैट वो आपके पास जो dQ है उसकी वो पॉजिटिव ली जाती है। अगर किसी सिस्टम से आप हीट लेते हो तो उस केस में dQ की वैल्यू जो है नेगेटिव ली जाती है। एंड वुड बी डॉक्टर्स रिमेंबर dQ को हम क्या लिखते हैं? dQ इज इक्वल टू म्यू Cp dt। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं वुड बी डॉक्टर्स जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में याद रखनी है। dQ क्या है आपके पास? म्यू Cp dt, where म्यू is the number of moles, Cp is the specific heat of gas at constant pressure, dt is the change in temperature। Clear? And what is here? dW is the mechanical work done, and this dW is written as mu, this is written as PdV। क्या लिख सकते हैं इसे? PdV, और इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 PdV, or it can be written as mu R dt। This is the mechanical work done in thermodynamics। और क्या है? अगर सपोज कर लो कोई गैस कंप्रेस कर रही है, एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर वर्क कर रही है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या आता है? गैस क्या कर जाती है? कंप्रेस कर जाती है। डीवी क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। उसमें मैकेनिकल वर्क डन हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सपोज कर लो कोई गैस एक्सपेंड कर रही है तो उस केस में हम कहते हैं सिस्टम इज डूइंग द वर्क इटसेल्फ। उस केस में डीवी पॉजिटिव लेते हैं, डीवी पॉजिटिव लेते हैं तो मैकेनिकल वर्क हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? और अगर आपके पास एक पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव दी, जो आपके पास सपोज कर लो ये आपके पास एक पीवी ग्राफ है किसी भी प्रोसेस के लिए, इसके अंदर जो आपके पास एरिया होगा, एरिया अंडर दिस पीवी ग्राफ इज गिव दी मैकेनिकल वर्क। अगर आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मींस ये पीवी इधर से गया और वापस अपनी इनिशियल स्टेज के ऊपर आ गया, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर वो साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो है आपके पास ये जो क्लोज्ड एरिया है, दिस इज द टोटल वर्क डन। उस केस में हम वर्क डन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं।
अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस केस में मैकेनिकल वर्क डन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स अबाउट dU is the, what is here dU? dU is the change in internal energy that is written as mu CV dt, where CV is the specific heat of gas at constant volume। अगर किसी सिस्टम में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव लेते हैं, अगर वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज जीरो। In case of ideal gas, the change in internal energy only depending upon temperature। अगर आपके पास रियल गैस है तो वो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्लियर? हाँ, अब जो मैं करा रहा हूं दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 सितंबर को इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो du बाय dq है, व्हाट इज दिस, कि आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, उस हीट सप्लाई का कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी में यूज हो रहा है, मींस फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई यूटिलाइज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू CV dt डिवाइडेड बाय म्यू CP dt, म्यू कैंसल, dt कैंसल, दिस इज इक्वल टू CV बाय CP दैट इज इक्वल टू 1 by gamma। तो here we can write कि आपके पास फॉर अगर मोनोटोमिक गैस है CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, CP की वैल्यू क्या आ जाएगी CP की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो आपके पास मोनोटोमिक गैस के लिए du by dq कितना आ जाएगा, दिस बिकम्स 3/5। अगर आप मोनोटोमिक गैस को हीट सप्लाई करते हो तो आपके पास जो फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई कितना 3/5 जो है इंटरनल एनर्जी में यूज होता है, मींस 60% ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन इंटरनल एनर्जी। इट मींस दैट अगर उसका 60% इंटरनल एनर्जी में यूज हो गया तो बाकी 40% किस में हो जाएगा, आपके पास मैकेनिकल वर्क डन में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के केस में आपके पास CV क्या होगा 5/2R होगा, CP क्या होगा 7/2R होगा। तो दिस बिकम्स आपके पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स 5/7। तो आपके पास 5/7 मींस 72% ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन इंक्रीज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बाकी 28% कहां चली जाएगी, 28% इज यूटिलाइज इन मैकेनिकल वर्क। अगर आपके पास ट्राइटोमिक गैस है, CV क्या होगा 3R होगा, CP क्या होगा 4R होगा। तो आपके पास du by dq क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। 3/4 रिप्रेजेंट दैट कि आपके पास 75% जो एनर्जी है दैट इज यूटिलाइज इन इंटरनल एनर्जी, और बाकी जो 25% है उससे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। तो ये सभी रिजल्ट इंप्लाई कर रहे हैं कि आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो हीट सप्लाई करने में उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी में यूज हो रहा है, और जो मैकेनिकल वर्क में जो यूज हो रहा है वो कम पार्ट यूज हो रहा है। हीट सप्लाई का थोड़ा पार्ट मैकेनिकल वर्क में और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी में है। जो रिमेनिंग पार्ट इंटरनल एनर्जी में यूज हो रहा है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल वर्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है और भी बहुत अच्छे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसी क्वेश्चन के ऊपर आपके पास सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पास इसी सराउंडिंग के ऊपर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके पास अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये जो मैं आपके पास एक्सरसाइज करा रहा हूं, अगर आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली, अगर ये एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह कर ली, तो आपके पास कोई भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन रुक नहीं सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज द ग्राफ गिवन
बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है इस पे दिस इज गिवन दैट इज ABCD। ABC ये आपके पास क्या है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और आपके पास प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम क्या है 1 है, इधर वॉल्यूम क्या है 2 है, इधर वॉल्यूम आपके पास क्या है 3 मीटर क्यूब है। कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो प्रेशर है वो 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और आपके पास इधर जो प्रेशर है दैट इज 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और सी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है आपके पास वो कितना है, दैट इज 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास प्रेशर है। दिस इज द गिवन इन दिस डायग्राम। फर्स्ट इसके क्या कहता है, इन दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट A to the state B and C and returning to A। क्लियर। इफ और क्या दिया हुआ है, कहता है इफ UA दी हुई है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट A इज गिवन दैट इज 0। A के ऊपर इंटरनल एनर्जी कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है और इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट B इज गिवन दैट इज 30 जूल। B के ऊपर इंटरनल एनर्जी 30 जूल दी हुई है और कहता है हीट गिवन द सिस्टम इन द प्रोसेस फ्रॉम B टू C। अगर हम B से C की तरफ जाते हैं, B से C तक जो आपने हीट दी है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 50 जूल के इक्वल है। दैट हीट गिवन इज 50 जूल। तो फर्स्ट क्या पूछा है, देन डिटरमिन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट C। पहले तो आपने इसने पूछा है कि C के ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम C के ऊपर ही इंटरनल एनर्जी सॉल्व करेंगे। जब हम B टू C जा रहे हैं, जब हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, व्हाट इज द फॉर B टू C फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, इट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर B टू C क्या होगा, दैट इज dQ फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू du फ्रॉम B टू C प्लस dW B टू C। क्लियर। अब देखिए यहां पे जब हम B टू C जा रहे हैं, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, dV 0 है, इसलिए वर्क डन फ्रॉम B टू C क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन फ्रॉम B टू C इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आपके पास ये 0 हो गया। अब du B टू C क्या होगा, दैट इज UC माइनस UB। ये क्या होगा, UC माइनस UB। क्लियर। dQ फ्रॉम B टू C हमने हीट दी है, वो कितनी दी हुई है, दैट इज 50 और आपके पास B के ऊपर इंटरनल एनर्जी कितनी दी हुई है, दैट इज गिवन 30 जूल। तो आपके पास C पॉइंट के ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट C विल बी 80 जूल आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई कितनी, 80 जूल। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट कहता है हीट गिवन इनटू द सिस्टम इन द प्रोसेस A टू B। A से लेकर B तक हमने हीट कितनी दी है, इसको भी हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यूज कर लेंगे। dQ फ्रॉम A टू B, du फ्रॉम A टू B। क्लियर। और dW फ्रॉम A टू B। क्लियर। अब आपके पास जो वर्क डन होगा फ्रॉम A टू B, मैंने आपको क्या कहा है, PV ग्राफ का एरिया जो है दैट गिव्स दी वर्क। AB का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये क्या है आपके पास 2 और ये कितना है 30। आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, कितना होगा, दिस इज 60 जूल। क्लियर। अब A के ऊपर इंटरनल एनर्जी 0 है तो B के ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या है, 30 जूल है। ये क्या आनी है, UB माइनस UA 0 है तो UB कितना है, 30 जूल है। तो आपके पास हीट गिवन फ्रॉम A टू B कितना आ जाएगा, 30 प्लस 60 व्हाट विल बी 8। ये क्या आ जाएगी आपके पास, 90 जूल आ जाएगी। हीट गिवन फ्रॉम A टू B इज 90 जूल। क्लियर।
थर्ड पार्ट कहता है हीट गिवन इनटू द सिस्टम और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम इन द प्रोसेस फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए में हीट कितनी दी है या ली है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप पता चल जाएगा दी है या ली है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव आती है तो इट मीन दैट आपने दी है, अगर वो नेगेटिव आती है तो इट मीन दैट ली है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज फ्रॉम हीट गिवन और टेकन फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए के लिए हमने ये कैलकुलेट करना है। सी टू ए के लिए आपके पास डी यू निकाल लेंगे, सी टू ए के लिए डी डब्ल्यू निकाल लेंगे। सी टू ए के लिए डी डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर दिस सी ए, एरिया अंडर दिस सी ए, ये क्या बनेगी आपके पास ट्रेपीजियम बन जाएगी। व्हाट इज दिस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा, हाफ 30 प्लस 90 इंटू दिस ए बी इंटू 2 और यू सी यू ए माइनस यू सी कितना आ जाएगा, यू ए 0 है, यू सी कितना है 80 जूल है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 80 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना है 120 माइनस 80 प्लस 120, ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 जूल आ जाएगा। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट वी हैव हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हाउ मच, दैट इज 40 जूल। एंड वन थिंग आई एम वेरी सॉरी, एज वी आर गोइंग फ्रॉम सी टू ए में जो वर्क डन होना है वो नेगेटिव होना है। सी टू ए में वर्क डन क्या है, नेगेटिव होना है, क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम है, तो ये आपके पास वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस 120 आएगा। तो दिस विल बी हियर। देखो टीचर जब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करता है तो आपको तो बहुत याद रहनी चाहिए, ऐसी मिस्टेक टीचर ने की थी कि वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव लेना है, ठीक है। ऐसी चीज तो हिस्टोरिकल बन जाती है और कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक किसने की है, टीचर ने की है ये मिस्टेक। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 200 जूल आ गया, तो इट मीन दैट आपके पास माइनस आया है, तो इट मीन दैट हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। इस केस में अगर नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा टोटल, व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ BC इंटू AB होगा, AB कितना है 2, BC कितना है 60, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 30 इंटू 2 60 जूल आ जाएगा। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या कहा था, नेट वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 60 जूल वर्क आ जाएगा। अब इसमें पूछा टोटल व्हेन इट गोज फ्रॉम ए बी सी टू ए, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। जैसे मैंने कहा वुड बी डॉक्टर्स, ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और पीएम केयर फंड को समर्पित है। वुड बी डॉक्टर्स, हमने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है, जिससे कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक पाठ भी, शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति।